हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ टॉप 100 एमसीक्यूज, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस सीरीज से पहले हम एक लेसन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जरूर से जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि उसमें बेसिक से चीज़ों को समझा है। तो अगर आप सीरीज को प्रॉपरली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके साथ साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लें, क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट बैच के लिए बहुत सारी क्लासेस हैं जो मैंने प्लान की हुई हैं, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। उसके साथ साथ इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और भी बहुत सारे पीवाईक्यू जो इस बार के हुए हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं इसी टेलीग्राम चैनल पे। 60,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ उसी चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फेक चैनल्स भी बना रखे हैं। तो कॉमर्स नेट अचीवर सर्च कीजिए, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉलोअर होंगे, 60,000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं, उसको जाके आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। अनअकैडमी पे मैं नंबर 1 एजुकेटर हूं, तो आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कीजिए। वहां पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 की सारी क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी, उनको जाके जरूर से चेक कीजिए। आप लोगों के लिए ही ये सारी क्लासेस हैं। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट बैच है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो हर रोज एनरोल कर रहे हैं, तो आप भी मेरे साथ पढ़िए, अच्छे तरीके से आगे बढ़िए। आप प्लस और आइकॉनिक दोनों में से कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें आप लोगों को काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए, तो सबसे पहले तो ये कल वाला क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। तो काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया था। इसका आंसर है हमारा स्ट्रेट लाइन, बिकॉज जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो जो आप लोगों की ये बजट लाइन जैसी बन जाएगी, ठीक है। जो परफेक्टली अडेप्टेबल मतलब परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, तो उस केस में जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो इस तरीके से आपकी एकदम से बजट लाइन की शेप में बन जाती है, ठीक है। तो इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये वैसे नॉर्मली जो इसकी एक्चुअल शेप होती है वो यही वाली होती है, ठीक है, बाहर की तरफ। लेकिन अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो गए तो ये स्ट्रेट लाइन है वो सीधी लाइन में बन जाएगी। क्लियर है जी? चलिए, मैच द कॉलम है क्वेश्चन। एक साइड पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है बिजनेस इकोनॉमिक्स, एम्फेसिस ऑन बिजनेस मैनेजमेंट, डिमांड फॉरकास्ट, डिमांड एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग। आप लोगों को दूसरी साइड पे कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ों को क्या करना है, मैच करना है। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप लोगों को इस चीज़ पे फोकस करना होता है कि हम कौन सी ऑप्शन को मिला सकते हैं। अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स को देखो तो आप इसको किसके साथ मैच कर सकते हो? या तो देखो, अब ये नॉर्मेटिव मैनेजमेंट थ्योरी होगा या फिर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो ना, जो बिजनेस मैनेजमेंट है ये नॉर्मेटिव थ्योरी के अंदर आ जाएगा। तो आप ए को डी के साथ मैच कर दो, मतलब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स सेम हो जाएंगे। जो ये बिजनेस मैनेजमेंट है वो आप लोगों का नॉर्मेटिव थ्योरी पे बेस्ड हो जाएगा। उसके साथ जो डिमांड फॉरकास्ट है वो इकोनॉमिक्स के लिए एक गाइड बनती है, और जो डिमांड एनालिसिस है उसके अंदर जो डिमांड को डिस्टिंक्शंस की जाती हैं, अलग अलग तरीके की इलास्टिसिटी को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास नहीं था। हाँ, बट इस क्वेश्चन में सीखने के लिए अप्रोच थी, जिस अप्रोच का इस्तेमाल करके आप लोग ये समझ सकते हो कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप किस तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मीन्स द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग वन आउट ऑफ 2 और मोर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आपके पास एक से ज्यादा अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, अलग अलग मतलब अल्टरनेटिव है, ए बी सी और डी हैं। उसमें से आप लोगों ने कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मेटिव थ्योरी, डिमांड एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग या फिर ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगी। जिसने अभी शुरुआत की है उसका भी ये आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि इसका सिंपल मतलब है कि आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, ठीक है जी। अल्टरनेटिव जब आप लोगों के सामने काफी सारे हो जाते हैं, 1 2 3 4 अल्टरनेटिव्स हैं, तो आप इनको आपस में क्या करते हो, कंपेयर करते हो। कंपेयर करने के बाद आपको एक बेस्ट अल्टरनेटिव है वो मिल जाता है, फिर आप उसको क्या कर लेते हो, सिलेक्ट कर लेते हो। आप एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेते हो, इस वजह से हम इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, डैश इज एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो, हिंट दिया हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। विच ट्रांसफॉर्म प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इनटू गुड्स टू बी सोल्ड इन द मार्केट। मतलब जो रॉ मटेरियल लेंगे उस पर प्रोसेसिंग करेंगे, फाइनल गुड्स बनेगा, फिर उसको क्या कर देंगे, मार्केट के अंदर बेच दिया जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, मार्केट रिसोर्स कंपनी या बिजनेस फर्म। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं
कंपनी और बिजनेस फर्म को लेके कि इसका आंसर जो कंपनी है वो होना चाहिए या फिर बिजनेस फर्म होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है कंपनी एक सेपरेट पर्सपेक्टिव है, लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में हम इसको बिजनेस फर्म के नाम से ही जानते हैं, वी कॉल इट बिजनेस फर्म। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा बेटा बिजनेस फर्म की। जो बिजनेस फर्म है वही हमारी क्या करती है, एक प्रोडक्शन का काम करती है, फाइनल गुड्स बनाती है और उसको मार्केट के अंदर सेल करने का काम करती है। ठीक है जी, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। देखिए आप इस सीरीज को फॉलो करोगे ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कोई बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं या इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये वो चीजें हैं जिससे आपकी फाउंडेशन तैयार हो जाएगी। देखिए होता कई बार है आप बहुत पढ़ते हो लेकिन फिर भी क्लियर नहीं होता एग्जाम, क्यों? क्योंकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते। तो मैंने इस सीरीज को शुरू ही इस वजह से किया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके जो फंडामेंटल्स हैं ना, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम से क्लियर हो जाएं, आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। नेक्स्ट, कौन सी स्टेटमेंट है वो फॉल्स है? आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। प्रोडक्शन एनालिसिस इज नैरोअर इन स्कोप देन कॉस्ट एनालिसिस। Cost and production analysis can be expanded in various terms. Pricing is the only important area of business economics. Yeah, the theory of consumer behavior seek to explain the determination of consumer equilibrium. आपने false statement बतानी है। अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। कुछ words होते हैं only, except, always, never, कुछ इस तरीके के वर्ड जब क्वेश्चन में नजर आए ना, आपने उस पर खास ध्यान देना होता है। यहां पर भी उसी चीज पे है। यहां पर भी ये जो वर्ड आ गया ना, आप लोगों ने देखा है ये जो वर्ड आ गया ना ओनली, क्या सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? क्या सिर्फ प्राइस ही इंपॉर्टेंट होता है और कोई एलिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता? भाई और भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां पर फॉल्स बताना था। ऑब्वियसली बात है जो प्रोडक्शन है वो एक छोटा कंसेप्ट है, लेकिन कॉस्ट का कंसेप्ट बहुत बड़ा होता है। कॉस्ट और प्रोडक्शन को एक्सपैंड भी किया जा सकता है और कंज्यूमर बिहेवियर में आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हो। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो सही थी, लेकिन अगर आप यहां पे आंसर निकालने के लिए टेक्निक यूज करते हैं ना, तो ये ओनली वर्ड है ना, ये आपकी हेल्प कर देता। ये जो ओनली वर्ड है इसको पकड़ के आप आंसर निकाल सकते थे। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल जिसमें यूटिल्स का इस्तेमाल होता है, ऑर्डिनल में जिसमें ऑर्डर का इस्तेमाल होता है। कार्डिनल अप्रोच ऑफ थ्योरी टू द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, प्रॉफिट, अप्रोच और कॉस्ट। तो कार्डिनल में आप लोगों को पता है कि हम मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब जिसके अंदर आप यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ एक तरीके से, यूटिलिटी यू कॉल इट, कि यहां पर हम वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड, वांट सेटिस्फैक्शन के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हो, सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। किसी भी गुड की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम यूटिलिटी बोल देते हैं, वी कॉल इट यूटिलिटी। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा किसके साथ, यूटिलिटी के साथ। तो कार्डिनल अप्रोच है, तो कार्डिनल में यूटिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। वाई यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। अब कौन सा रीजन है कि यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है? यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी। इसका मतलब होता है इसका एथिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव बिकॉज इट डील्स विद द मेंटल सेटिस्फैक्शन, कि ये मेंटल सेटिस्फैक्शन के साथ डील करती है। बिकॉज यूटिलिटी ऑफ अ गुड नेवर रिमेन द सेम, कि एक गुड्स की यूटिलिटी हमेशा एक ही जैसी नहीं रहती। या फिर कमोडिटी हैविंग यूटिलिटी नीड टू बी यूजफुल। अब यहां पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है। देखो सब्जेक्टिव का मतलब पता क्या हुआ, पर्सन टू पर्सन, मतलब मेरे लिए उसका कुछ अलग मीनिंग होगा, दूसरे के लिए कुछ अलग मीनिंग होगा। तो अगर आप चारों ऑप्शंस को पढ़ते हो ना, तो ये क्यों होगा, क्योंकि हर बंदे का जो मेंटल सेटअप है वो अलग तरीके का है। हर बंदे का जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है वो अलग होगी, समझ रहे हो ना, सब्जेक्टिव है। जैसे अब किसी बंदे को सिगरेट पीने से नफरत है तो उसके लिए सिगरेट की कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन दूसरे बंदे को सिगरेट पीने की आदत है तो उसके लिए सिगरेट की कितनी यूटिलिटी होगी, राइट। तो इस वजह से यूटिलिटी सब्जेक्टिव ही इस वजह से है क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ही ये है कि यहां पर हर बंदा अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के हिसाब से किसी भी चीज के साथ डील करता है। ठीक है, मेरे लिए वो अलग तरीके से हो सकती है, तुम्हारे लिए वो अलग तरीके से हो सकती है। तो जो भी पर्सन होगा, जिस भी तरीके से वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस करेगा, वो मेंटल सेटिस्फेक्शन के साथ रिलेट कर जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी। वो यूटिलिटी जो फर्स्ट यूनिट, मतलब आप कुछ खाने लगे हो, जैसे ही आप पहली रोटी खाई या पहली रोटी को आपने खाया या आप पानी पी रहे हो, जैसी पहली घूंट आपने पानी की भरी,
तो उससे जो आपको यूटिलिटी मिलती है उसको कौन सी यूटिलिटी बोला जाता है? टोटल, मार्जिनल, इनिशियल या फिर पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। ऑब्वियसली बात है, ज्यादातर बच्चों को आंसर पता होगा क्योंकि फर्स्ट ही हिंट दे दिया, शुरुआत में जो यूटिलिटी मिल रही है दैट इज बेसिकली यूर इनिशियल यूटिलिटी। मतलब स्टार्टिंग में हमें यूटिलिटी मिल रही है, तो स्टार्टिंग में होने की वजह से हम इसको कौन सी यूटिलिटी बोल देते हैं? वी कॉल इट इनिशियल यूटिलिटी। कि स्टार्टिंग में हमें ये यूटिलिटी मिल रही है, इस वजह से इस यूटिलिटी को हम क्या नाम दे रहे हैं? इनिशियल यूटिलिटी। स्टार्टिंग में, शुरुआत में हमें ये यूटिलिटी मिली है। सो यहां पर फर्स्ट यूनिट था जो इसका सबसे बड़ा हिंट था। फर्स्ट यूनिट वाज द मेन हिंट। ओके जी, नेक्स्ट, विच यूटिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट। देखो वहां पर पहली यूनिट की बात हो रही थी और यहां पर कौन सी यूनिट की बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है एडिशनल यूनिट की। जो एडिशनल यूनिट से आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगी उस यूटिलिटी को क्या बोला जाता है? तो एडिशनल यूटिलिटी जो मिलती है, एक मतलब एडिशनल की जगह पर यहां पर आपको यह भी लिखा हुआ हो सकता था कि एक वन एडिशनल यूनिट या वन न्यू यूनिट को यूज करने से जो यूटिलिटी आप लोगों को मिलने वाली है उस यूटिलिटी को हम की मार्जिनल यूटिलिटी। उस यूटिलिटी को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल। जैसे आप टोटल यूटिलिटी बोल देते हो ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 यूनिट। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लोगों की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आप लोगों के सामने आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपके मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है वो ड्रॉ कर सकते हो। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद का जो एक क्वेश्चन है उसका आपने आंसर देना है। पिछली बार एक बच्चे ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, आज मैं उसको वीडियो में ऐड करना भूल गया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से मैं जरूर से ऐड करूंगा। लेकिन उसके कमेंट को मैंने पिन जरूर कर दिया है, तो आप भी चाहते हो कि आपके कमेंट को पिन किया जाए, सो बी श्योर कि आप हर चीज को कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, अपने हिसाब से एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? टोटल यूटिलिटी इनिशियली इंक्रीज विद द कंजम्पशन ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ लेबर। If the consumption of additional unit of commodity cause no change, marginal utility will remain more than 100. Marginal utility of money keeps changing, or when marginal utility is zero or total utility is maximum, the point of satisfaction is obtained. तो आई होप कि ये जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में जो रिलेशन होता है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, और आपको पता होगा कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है वहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, और एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसको आप सैचुरेशन पॉइंट भी बोल देते हो। मतलब इस पॉइंट के बाद, मतलब ये पॉइंट से अब जैसे ही नीचे की तरफ जाओगे तो जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो टोटल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होगी। यहां पर एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो टोटल यूटिलिटी है और एवरेज यूटिलिटी है, इनका नेचर है कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, क्योंकि प्राइस और टोटल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है इसका नेचर ये है कि ये प्लस में भी हो सकती है, ये माइनस में भी हो सकती है, और ये जीरो भी हो सकती है। ठीक है, इस चीज को भी आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि जो टोटल यूटिलिटी है उसको आप किस तरीके से मेजर कर सकते हो। पीडीएफ आप लोगों को 1-2 दिन में मिलेगी, लेकिन वो पीडीएफ आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जहां पर 60,000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। तो फेक चैनल्स को नहीं ज्वाइन करना है। फेक चैनल अगर आपको कोई नजर आता है तो सिंपली उसको रिपोर्ट कीजिए ताकि वो चैनल अपने आप बंद हो जाए। आपको इस ऑफिशियल चैनल को ही ज्वाइन करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूं ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी फीडबैक जरूर दीजिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अनअकैडमी पे कंप्लीट कोर्सेज आपके लिए चल रहे हैं। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयर।